बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। तो भव्य राम मंदिर का शिलान्यास हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन में हिस्सा लिया, लोगों को संबोधन भी किया, सर भी नवाया, शीश भी नवाया। लेकिन सियासत अभी भी बाकी है। उस सियासत पे चर्चा करूं इससे पहले एक गुजारिश ये है कि अगर आपने अभी तक बादब बामुलाहजा को लाइक, सब्सक्राइब और नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक और शेयर जरूर करें। राम मंदिर की सियासत पर भूमि पूजन हो गई है, लेकिन सियासत अभी भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी इस पर अपना एकाधिकार, कॉपीराइट या पेटेंट जो भी कहे मान रही है। इस पे हम बात करें क्योंकि भाजपा के अंदर से ही कई ऐसी आवाजें भी उठी हैं कि ये भाजपा की बपौती नहीं। इस पे बात करें इससे पहले बिहार से एक बहुत दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। खगड़िया से वहां लोगों से भरी एक नाव पलट गई है नदी की बीच धारा में और कई लोगों के जान जाने की आशंका है। 10 शव निकाले जा चुके हैं। देश सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी को लेकर चिंतित है। बिहार के तमाम लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत को, लेकिन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कम से कम ट्वीट कर अपनी संवेदना जताई है। जो मारे गए हैं नाव हादसे में, उन्होंने ट्वीट किया कि खगड़िया जिले में लोगों से भरी नाव पलटने की घटना में कईयों के डूबने की हृदय विदारक खबर मिली है। 10 शव बरामद हुए हैं व कई लोग लापता हैं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति व परिजनों की संबल की कामना करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार से राहत व बचाव कार्य में तेजी व मुआवजे की अपील करता है। सियासी दल में जितनी पीड़ा सुशांत सिंह राजपूत को लेकर है, उनकी आत्महत्या को लेकर है, उसकी जांच को लेकर है, 10 लोगों की मौत पर अभी तक कई सियासी दलों की किसी भी सियासी दलों की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अलावा प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है, क्योंकि जो मरने वाले लोग हैं वहां वो गरीब होंगे, मजदूर होंगे, बेबस होंगे। उनकी मौत सियासी दलों के लिए भी बहुत मायने नहीं रखती है और जो खाए पिए घायल लोग हैं उनके लिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत जरूर मतलब रखती होगी, इनकी मौत बहुत मतलब नहीं रखती है। तो अब बात भव्य राम मंदिर के शिलान्यास भूमि पूजन पे करें। सवाल यह है कि जो सियासत है वो अभी भी जारी है। सियासी जोड़ घटाव, जमा गुना जो भी बूटियां हैं वो बैठाई जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी एक तरह से ये प्रचारित करने में लगी हुई कि ये उसका श्रेय खुद को भी लेने की कोशिश में है कि ये जो भी किया धरा है वो नरेंद्र मोदी का है। जबकि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ किया है कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई लेना देना, का कोई योगदान नहीं है। और अब भाजपा के अंदर से ही फिर एक और आवाज उठी है जिससे भाजपा सकदे में है, परेशान है कि आखिर इस तरह की आवाजें अब क्यों उठ रही हैं। दरअसल सवाल उठ रहा था कि राम जी पर भाजपा का कॉपीराइट है क्या, वे भाजपा के हैं या देश की, यह सवाल बरकरार है। क्योंकि भाजपा राम जी पर अपना कॉपीराइट मानती है, अपना पेटेंट मानती है, अपना एकाधिकार मानती है। राम के नाम पर सियासत भाजपा करती रही है, पहले भी किया, सत्ता में आई और अब भी कर रही है। और राम मंदिर के भूमि पूजन पर भी उसने सियासत की और सियासत चमकाई। लेकिन भाजपा की फायर ब्रांड नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती के बयान ने भाजपा में खलबली मचा दी है। उसे उनके बगावती तेवर माने जा रहे हैं, बगावती सुर कहा जा रहा है। उन्होंने एकदम ठीक देहाती भाषा में भैया
यानी अपने स्थानीय भाषा में भाजपा को साफ साफ शब्दों में कहा कि राम भाजपा की बपौती नहीं है, ये सबके हैं। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर बयान दिया था कि सरलता, साहस, संयम, त्याग, वचनबद्धता दीन बंधु राम नाम का सार है। राम सब में है, राम सबके साथ है। भगवान राम और माता सीता के संदेश और उनकी कृपा के साथ रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बने। बयान सामने आया, भाजपा में खलबली हुई, क्योंकि ये तो भाजपा का एकाधिकार है, कांग्रेस का कोई कैसे कह सकता है कि राम जी कांग्रेस के हैं। तो बयान आने के बाद भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पे हमला किया और अपने कॉपीराइट को बरकरार रखने की कोशिश की, लेकिन उमा भारती ने भाजपा के पाखंड को सामने लाकर रखा तो भाजपा तिलमिला उठी। उन्होंने कहा सही बहुत स्पष्ट शब्दों में, जैसे मैंने कहा कि उमा भारती ने कहा कि भगवान राम भाजपा की बपौती नहीं है, भाजपा और संघ भरम में न रहे। उनका जब ये बयान आया तो कांग्रेस के नेता और पूर्व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उमा भारती की पीठ ठोकी और कहा, ट्वीट कर कहा, धन्यवाद उमा। तो पहले सुब्रमण्यम स्वामी और अब उमा भारती ने भाजपा की सारी कलह खोल कर रख दी। दोनों नेताओं के बयान ने भाजपा सत्ते में है। भाजपा व आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ इसे बगावत ही माना जा रहा है। राम का नाम अयोध्या ये भाजपा की बपौतियां नहीं है, ये सबकी है, जो भाजपा में है और जो भाजपा में नहीं है। जो भी राम को मानते हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी समुदाय के हों, और भारत में नहीं बल्कि विश्व के कहीं के भी निवासी हैं, जो राम के नाम में आस्था रखते हैं, राम को मानते हैं, वो सब अधिकार रखते हैं कि वो इस बारे में अपनी राय दें। उस अधिकार को रोकने का अगर हम अहंकार पाल लेंगे कि राम पे हमारा पेटेंट है, तो हम भूल रहे हैं कि हमारा अंत होना है। राम जो अनादि और अनंत है, हमारा ही अंत होगा। राम नाम का कभी अंत। राम के मंदिर का तो भूमि पूजन हो गया है, लेकिन क्या देश में राम राज्य भी स्थापित है, जिसे लेकर बड़ी लंबी चौड़ी बहस होती रही है। और उत्तर प्रदेश में तो राम राज्य की बार बात की जाती रही है, लेकिन क्या सच में देश में ऐसा है? लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र की बात हम कर रहे हैं, वो लोकतंत्र अब भी कई जगह खतरे में दिखाई देता है। लोकतंत्र कैद है कहीं, और सरकार सुप्रीम कोर्ट तक में झूठ बोल रही है। ऐसा ही एक मामला, जब हम राजराव की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के इस मामले को देखते हैं तो लगता है कि राम मुंह पे तो है हमारे, हम राम की बात तो करते हैं, लेकिन दिलों में कहीं राम है नहीं, राम राज्य है नहीं। हम अपने विरोधियों को सबक सिखाने में लगे हुए हैं। सैफुद्दीन सोज राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे। पिछले साल 5 अगस्त को जिस तरह से जम्मू कश्मीर की घटनाएं हुई, वहां से अनुच्छेद 370 को हटाया गया, उसके बाद बहुत सारे नेताओं को नजरबंद किया गया था। सैफुद्दीन सोज भी उनमें है। लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में, जम्मू कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह का हलफनामा दिया, जिस तरह की बातें कही, उससे लगता है कि उसने झूठ बोला है। सैफुद्दीन सोज का एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद सरकार पे बहुत सारे सवाल, बड़े बड़े सवाल खड़े हो गए। लोकतंत्र पे सवाल, जमहूरियत पे सवाल, और सवाल सरकार की मंशा और सरकार की नीयत पर भी, और उस रामराज पर भी। इसकी कल्पना रामराज भगवान राम ने की थी, जिन्होंने सबरी के बैर खाए थे, झूठे बैर खाए थे, जिन्होंने दलितों वंचितों को भी साथ लिया था। लेकिन यहाँ सरकार दमन का रास्ता अख्तियार किए हुई है। सरकार कह रही है, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्होंने सैफुद्दीन सोज को नजरबंद नहीं किया है, लेकिन पुलिस वाले जिस तरह से उन्हें हथिया के ले जाते हैं, उससे साफ है कि वो आज़ाद नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार ये कह रही है कि वो कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र है। ये दोहरा रवैया है। इसे गैर कानूनी डिटेंशन कहा जाता है। सियासी लीडरों का ये सियासी नेताओं का ये गैर कानूनी डिटेंशन है, और इससे जो
हमारी देश के लोकतंत्र की फैब्रिक है, तो लोकतंत्र की जो एक मर्यादा है या लोकतंत्र जिसकी वजह से हम तमाम लोग इस लोकतंत्र को जानते हैं, वो फैब्रिक कहीं तार तार होती दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा कि मोदी राहुल जी देश को बर्बाद कर रहे हैं। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना महामारी में दुर्व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और रोजगार का सत्यानाश उनके पूंजीवादी मीडिया ने एक मायाजाल रचा है, वे भ्रम जल्दी ही दूर हो जाएगा। और अब उन्होंने जिस तरह का डिटेंशन किया है सैफुद्दीन सोज को, उसके ऊपर भी कड़ी आपत्ति, कड़ा एतराज जताया है। सैफुद्दीन सोज को किस तरह से ढकिया कर पुलिस वाले घर के अंदर ले जाते हैं, उसे देखेंगे तो लोकतंत्र का एक मजाक मखौल बना के रख दिया है केंद्र की सरकार ने, वो साफ साफ इसमें दिखाई दे। I have decided to go to the court for whatever it is worth. सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला जाता है, इसको आप तो हाईलाइट कर ही सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस गवर्नमेंट ने उस गवर्नमेंट ने कहा कि आईपीएल होगा, चीन की कंपनी वीवो उसकी स्पॉन्सर थे। इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन बीसीसीआई चुप था, बीसीसीआई खामोश था। बीसीसीआई में अमित शाह के बेटे जय शाह सेक्रेटरी हैं, वो भी चुप थे, क्योंकि 440 करोड़ के आसपास का पूरा स्पॉन्सरशिप है, जो हर साल करीब 180-90 करोड़ का स्पॉन्सरशिप वीवो के लिए वीवो ने बीसीसीआई को दे रखा है। एक बड़ी रकम है, इसलिए वो रकम हाथ से जाने का खतरा था, इसलिए इसे लेकर सवाल तो उठ रहे थे, लेकिन बीसीसीआई चुप था। हालांकि सवाल तो सौरभ गांगुली और जय शाह के अध्यक्ष और सचिव बने रहने पर भी है, क्योंकि उनका कार्यकाल जुलाई के अंत में खत्म हो चुका है। वो कैसे अपने पद पर बने हुए, इसे लेकर भी कई लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, ये कहानी फिर कभी। लेकिन अब कहानी का दूसरा रुख ये है कि वीवो ने खुद बैकआउट कर लिया, खुद स्पॉन्सरशिप से हाथ खींचकर। बीसीसीआई और बहुत सारे देशभक्तों को करारा जवाब दिया है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि राहुल गांधी की सलाह के बावजूद दुनिया की सबसे अमीर खेल संस्था बीसीसीआई आगामी आईपीएल सीजन की प्रायोजक चीनी कंपनी वीवो को हटा नहीं पाई। अब वीवो ने बीसीसीआई को अपनी प्रायोजक सूची से बाहर करके बोर्ड को ही लाल आंखें दिखा दी है। गोदी मीडिया के जरिए देश को गुमराह करने का खेल शुरू है। सिर्फ 440 करोड़ सालाना के लिए चीनी कंपनी वीवो को आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के पद से न हटाकर बीसीसीआई व इसके सचिव श्री जय शाह ने छद्म देशभक्ति का शर्मनाक उदाहरण पेश किया है। उन्हें तत्काल देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि 2014 में दिल्ली की गद्दी पर झूठ बैठा था, वह बड़ा होता गया, इतना बड़ा कि अब भारतीयों को दिखने लग गया है। चीन से जुड़ी कंपनियों को आईपीएल से जोड़कर गृह मंत्री के शहजादे चीन को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं। देश की जनता के सामने भाजपा का चाल, चरित्र, चेहरा जग जाहिर हो चुका है, उजागर हो चुका है। भाजपा और चीन की भागीदारी देश पर भारी पड़ रही है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में चीनी ऐप की मदद लेने की बात करते हुए भाजपा पर हमला किया और कहा कि भारतीयों को डेटा को चीन भेजने में भाजपा ने मदद की, क्योंकि चुनाव चीन के ऐप की मदद से जीता गया है। बाकायदा उन्होंने कई ग्राफिक्स के जरिए इसे अपने सोशल मीडिया पर इसे जारी किया है। कांग्रेस ने सरकार बनाने में चीन की मदद का आरोप भी लगाया। जाहिर है कि बहुत सारे सवाल हैं, राम की सियासत से लेकर वीवो के पीछे हटने को लेकर, और इन सब के बीच बीसीसीआई की चुप्पी, सरकार की चुप्पी
और कथित देशभक्तों के वीवो को लेकर किसी तरह की उस तरह का बहिष्कार की बात नहीं करना जिस तरह से फुलझड़ियों लड़ियों और रेहड़ी पट्टियों पर जो चीनी फुलझड़ी वगैरह बिकती थी उसे लेकर जो एक काट का आडंबर रचते थे दक्षिणपंथी संगठन वीवो को लेकर, उस तरह के बाइकआउट की बात अभी तक नहीं हुई है। अभी भी कई देशभक्त चैनलों पर वीवो के विज्ञापन देखे जा सकते हैं। तो ये दोहरापन है, एक तरफ देशभक्ति की बातें करना, चीन के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात करना, और एक तरफ चीन की एक कंपनी से करोड़ों का स्पॉन्सरशिप लेना या उनका विज्ञापन लेना। सवाल तो पूछे जाएंगे, हम भी पूछेंगे, जरूरत पड़े तो आप भी पूछिए। मोदी पर भरोसा आपकी गलती। मोदी पहले भारतीय पीएम हैं जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। एक तरफ मोदी ने नागरिकों से चीन से बने उत्पाद और कंपनियों का बहिष्कार करने के लिए कहा, वहीं वो खुद चीन की कंपनियों से अपना खजाना भरने में व्यस्त हैं। मोदी ने ज्यादातर 59 अज्ञात ऐप्स में प्रतिबंध लगा दिया जिनका कोई प्रभाव नहीं था। पीएम मोदी ने एक मजबूत संदेश भेजने के लिए वीवो, ओप्पो, पेटीएम, स्विगी, ड्रीम11, अलीबाबा, हुआवे, xiaomi जैसी कंपनियों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मोदी ने खुद इनमें से कुछ कंपनियों से करोड़ों वसूले हैं। अमित शाह जो हमेशा राष्ट्रवाद की शिक्षा देते रहते हैं, उनके बेटे जय शाह जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, आईपीएल करवा रहे हैं चीनी प्रायोजकों के सहयोग से। क्या राष्ट्रवाद सिर्फ आम नागरिकों के लिए है? रिपोर्ट के अनुसार नए अधिसूचित सरकारी नियम चीनी कंपनियों को देश में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स दिलाने में मदद कर सकते हैं। हाल ही में मोदी सरकार ने चीनी कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग को न्यू अशोकनगर साहिबाबाद के बीच 5.6 किलोमीटर भूमिगत निर्माण का 1126 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है। मोदी पर विश्वास करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है।